अब अपन हेड्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें 5 हेड्स है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सैलरी, ठीक है। सैलरी के हेड के सारे प्रोविजन अपन पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि अपन सैलरी के हेड में क्या-क्या चीजें पढ़ेंगे, कौन से सेक्शंस पढ़ेंगे। चार्जेबिलिटी का सेक्शन पढ़ेंगे, बिलिंग का सेक्शन पढ़ेंगे और डिडक्शन का सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चार्जेबिलिटी का मतलब सैलरी की इनकम कब चार्ज होगी। एक होता है ड्यू होने पर, कि जब अक्रू हो जाएगी तब चार्ज होगी। एक होता है रिसीव होने पर, कि जब सैलरी रिसीव होगी तब चार्ज होगी, ठीक है। और एक होता है एरियर्स ऑफ सैलरी, ठीक है। तीनों के लिए प्रोविजन दिए गए हैं, आइए अपन समझेंगे उसको। अब उसके बाद आता है मीनिंग, कि सैलरी का क्या मतलब है, मतलब कि कौन सी इनकम को अपन सैलरी बोलेंगे, ठीक है। उसमें आ जाता है वेजेस, अलाउंसेस, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी, और पर्क्यूसाइड्स, फीस, कमीशन, फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और एन्युटी, पेंशन, ये सारी चीजें सैलरी के पर्व्यू के अंदर आती है और सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होती है, करेक्ट है। उसके बाद अपन डिडक्शन से समझेंगे कि यानी कि सैलरी की इनकम से सरकार ने कौन सी डिडक्शन लेने की है। अब उसमें एक एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है कि सरकार ने बताया कि आप फ्लैट 50,000 रुपये सैलरी की इनकम में से काट लो, क्योंकि 15 लाख की सैलरी की इनकम आपने कमाई, उसमें से 50,000 रुपये आप काट लो, तो 14,50,000 रुपये अपने को इनकम टैक्स भरना रहेगा, क्योंकि उसका पूरा प्रोविजन दे रखा है। अपन आगे पढ़ेंगे उसको। इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, जो इंटरटेनमेंट अलाउंस जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया जाता है ना, उनको एक स्पेसिफिक डिडक्शन दिया जाता है। वो क्या डिडक्शन रहेगा, वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे डिडक्शन के सेक्शन के अंदर, ठीक है। और फिर प्रोफेशनल टैक्स, कि अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स किसी एम्प्लॉय ने भरी है तो उसके डिडक्शन मिलेगा, कि जिससे से उसने प्रोफेशनल टैक्स भरी है उतना अमाउंट उसकी सैलरी की इनकम में से कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। वो फिर बाकी की बची हुई इनकम से उसको टैक्स भरना रहेगा, करेक्ट है। उसका उसको यानी कि सारे प्रोविजन डिडक्शन के अपन आखिरी में करेंगे, ठीक है। अब चार्जेबिलिटी के सेक्शन पे जाने से पहले अपन सैलरी सैलरी का जनरल कंसेप्ट समझ लेते हैं, कि सैलरी अपन जनरली किसको बोलेंगे और प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सैलरी किसको बोला जाएगा, ठीक है। सैलरी में सबसे फर्स्ट चीज आती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। अब उसके लिए कुछ 6 एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो उसमें ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं उसके ओवरव्यू दिए हैं, तो वो समझा देता हूँ ऊपरी ऊपरी, ठीक है। एक एक्टर का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक एक्टर होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और एक एक्टर रहता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक्टर समझ लीजिए कि एसआरके है, ठीक है। और एक एक्टर है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो है टीएमके और सीता जेठालाल, ठीक है। दिलीप जोशी सर, ठीक है। तो दिलीप जोशी सर जो टीएमसी की एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बना रखा है टीएमसी के साथ। वो दूसरे शोज नहीं करते हैं, ठीक है। वो यानी कि करते हैं वो इंडिपेंडेंटली करते हैं, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कर रहे हैं वो टीएमसीओसी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टीएमसीओसी से वो अर्न कर रहे हैं वो सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होगा, ठीक है। अब एसआर के पे आ जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट एक्टर है, वो पठान मूवी कर रहे हैं, वो जवान मूवी कर रहे हैं, तो वहां से उन्होंने जो इनकम कमाई, तो फिर वो सैलरी के हेड के अंदर चार्ज नहीं होगा, फिर वो तो देखा जाएगा कि दूसरे हेड के अंदर चार्ज होगा, क्योंकि दूसरे हेड के प्रोविजन वो मैच करेंगे, तो उसके हेड के अंदर चार्ज होगा, सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एक्टर है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दे रखा है डायरेक्टर का। अब एक डायरेक्टर रहता है एम्प्लॉय, ठीक है। यानी कि एज एम्प्लॉय एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आया था, कि वो डायरेक्टली एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बना, ठीक है। और एक रहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द सेंस की जिसने शेयर होल्डिंग ले रखी है अच्छी खासी कंपनी में, कंपनी को चला रहा है, कंपनी को मैनेजमेंट संभाल रहा है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और एक रहता है एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी में जो डायरेक्टर है, कि जिसको कंपनी ने हायर कर रखा है कि तू हमारे यहाँ डायरेक्टरशिप निभाएगा, ठीक है। तो जिसको हायर कर रखा है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर रख रखा है, उसको कोई भी तरह का रेम्युनरेशन पे करते हैं, तो उसको सैलरी के हेड के अंदर चार्ज करेंगे, ठीक है। और बाकी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई भी रेम्युनरेशन अपन पे कर रहे हैं, तो वो सैलरी के हेड के अंदर चार्ज नहीं होगा, फिर वो अदर हेड के अंदर चार्ज होगा। वो कौन से हेड के अंदर चार्ज होगा वो आगे आएगा, आगे अभी वो मैटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद पार्टनर,
अब अपन ये करा था ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें अपन सैलरी सैलरी को भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर चार्ज करते थे, इंटरेस्ट टैक्स के अमाउंट को भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर चार्ज करते थे। तो इनकम टैक्स में सरकार का यही कहना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप चार्ज कर रहे हो, सैलरी को चार्ज कर रहे हो, इंटरेस्ट को चार्ज कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं है, वो प्रॉफिट ही है। ठीक है, उसको सैलरी के हेड के अंदर चार्ज करने की जरूरत नहीं है कि पार्टनर को हमने सैलरी दी है, तो कुछ भी नहीं है। उसका उसको प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन हुआ है और उसको प्रॉफिट ही मिला है पार्टनर को, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर ही चार्ज होगा। वो सैलरी के हेड के अंदर चार्ज नहीं होगा जो पार्टनर को सैलरी मिली। ठीक है, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहते हैं गवर्नमेंट से, ये अपने इंडिविजुअल आते हैं, मतलब कि सेपरेट आते हैं। अपन ने उनको वोट किया और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उनको सीट मिली है और फिर उस सीट का उपयोग करके वो पब्लिक को सर्विसेज रेंडर करते हैं। तो उसके बदले में उनको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चार्ज होगा, वो सैलरी के हेड के अंदर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी वही है। ठीक है, तो अपन ने समझ लिया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या रहता है और उसको बहुत ब्रॉड क्लैरिटी के लिए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होता है। करेक्ट है। अब एक और चीज आती है, एक एक सवाल उठा है कि जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहता है, सिर्फ उसी उसी की ही रेम्यूनरेशन को अपन सैलरी के हेड के अंदर चार्ज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फुल टाइम में हो, पार्ट टाइम में हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर है तो वो सैलरी के हिस्से के अंदर ही चार्ज होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं फोरगोइंग ऑफ सैलरी पर। अब उसमें एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम थोड़ा सा एक ही समझ लेते हैं, तो अपने को फोरगोइंग ऑफ सैलरी की क्लैरिटी मिल जाएगी। अब अप्लाई करने का और डाइवर्ट करने का एक जनरल मतलब समझ लेते हैं। अप्लाई का मतलब क्या है कि आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, रिसीव बहुत बड़ा फैक्टर है डाइवर्ट और अप्लाई को डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, क्या क्या हुआ कि आपको 15 लाख रुपए की इनकम रिसीव हुई और अब आपने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, अप्लाई इन द सेंस कि खर्चा करना शुरू कर दिया, खुद के पर्पज के लिए खुद पे खर्चा किया, दूसरे पे खर्चा किया, या फिर बीवी बच्चों पे, या फिर चैरिटी कर दी, या कोई भी अदर पर्पज के लिए आपने खर्चा किया। तो जब रिसीव हुई तो आपने खर्चा करना शुरू किया, उसको अप्लाई करना शुरू किया उस इनकम को। ठीक है, तो इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोलेंगे। और ये बिल्कुल सिंपल है कि जितनी इनकम आपको रिसीव हुई उतनी ही टैक्सेबल होगी। 15 लाख रुपए आपको इनकम रिसीव हुई तो 15 लाख पूरे के पूरे टैक्सेबल रहेंगे। ठीक है, अब डाइवर्ट समझ लेते हैं। ठीक है, डाइवर्ट में क्या होता है कि मान लो 3 लाख रुपए का आपको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन निकल रहा है कि मतलब किसी को आपको किसी पार्टी को आपको देना है 3 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए इसमें क्या आपने इनकम कमाई। अब एम्प्लॉयर को आपने बोला कि 3 लाख इसको दे देना। ठीक है, तो बाकी के 12 लाख मेरे को दे देना। अब आप एक तो सरकार को सवाल उठाओगे कि 3 लाख रुपए तो मेरे को रिसीव ही नहीं हुई है। ठीक है, और 12 लाख जो रिसीव हुए हैं उस पर भी इनकम टैक्स भरूंगा, बाकी के 3 लाख पे नहीं भरूंगा। तो सरकार कुछ केसेस में कुछ कुछ केसेस में अलाउ कर दीजिए आपको, आपकी ये बात को, आपकी ये वाले आर्गुमेंट को कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, 3 लाख रुपए तेरे को रिसीव नहीं हुए तो उस पर तो टैक्स भरेगा, तो 12 लाख की जो इनकम रिसीव हुई है उस पर टैक्स भरे। और कुछ केसेस में अब लोग क्या करते हैं कि एक चतुराई दिखाते हैं कि ऐसा बता दो कि मैंने बाहर की इनकम डाइवर्ट करके मेरे हाथ में आई नहीं है तो मैं सरकार को टैक्स ही ना भरूँ। तो वो कुछ केसेस में सरकार इस चीज को अलाउ नहीं करेगी। सरकार बोलेगी कि भले तूने डाइवर्ट कर दिया, बाहर के बाहर ही इनकम को घुमा लिया, लेकिन तू पूरी इनकम से टैक्स भर। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉरगोइंग ऑफ सैलरी में क्या होता है कि जैसे समझ लो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, चैरिटी का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अब अपन एप्लीकेशन का भी एग्जाम्पल समझते हो, डाइवर्जन का भी एग्जाम्पल समझते हैं। एप्लीकेशन में क्या है कि 15 लाख रुपए आपको रिसीव हुए, उसमें से 2 लाख रुपए ने चैरिटी में डाल दिया, आपने इनकम अप्लाई कर दी। ठीक है, 2 लाख रुपए आपने चैरिटी में डाल दी और आपको वहाँ पे 15 लाख रुपए पूरे पे टैक्स भरना पड़ेगा। अब चैरिटी में जो भी डिडक्शन, चैरिटी अच्छा काम है तो सरकार उसमें डिडक्शन तो देती है अपने को, तो जो डिडक्शन मिलेंगे वो बात की बात हो जाती है, लेकिन बाकी 15 लाख रुपए पूरे टैक्स भरना पड़ेगा आपको।
ठीक है। अब बंदे ने क्या किया, थोड़ी चतुराई दिखाई। उसने बोला कि 2 लाख रुपए मेरे को चैरिटी में देना है, चैरिटी इंस्टीट्यूशन में देना है, तो वो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट तो ही दे देना, बाकी के 13 लाख मेरे अकाउंट में रेमिट कर दे। और मैं सरकार को ये बताऊंगा कि मेरे को सिर्फ 13 लाख ही रिसीव हुए, तो मैं 13 लाख को भी टैक्स भरूँ। तो सरकार इस चीज को अलाउ नहीं करती है चैरिटी के केस में। ये चैरिटी का एक ऐसा केस बनता है कि जिसमें सरकार अलाउ नहीं करती है। अब वो केस भी समझ लेते कि किसमें सरकार अलाउ करती है, ठीक है। एक प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बना हुआ है। प्रोविडेंट फंड अपन बिल्कुल डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, अभी जनरल तौर पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड का एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बना हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, और एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे प्रोविडेंट फंड का एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बना हुआ है कि एम्प्लॉयर हर महीने 5,000 कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय हर महीने 5,000 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो 5,000 एम्प्लॉय से निकल रहे हैं, 5,000 एम्प्लॉय से निकल रहे हैं। अब ये एम्प्लॉय ने 15 लाख रुपए कमाए, उसमें से इसने बोला कि 5,000 के वहाँ के वही पे ये प्रोविडेंट फंड में डाल देना, ठीक है। और बाकी के 14,95,000 मेरे को दे देना, 5,000 उधर से भी डाल देना तो प्रोविडेंट फंड में। तो सरकार इस चीज को अलाउ करेगी कि हाँ ठीक है, ये जेन्युइन है, ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है, कि इसको सिर्फ 14,95,000 की टैक्स भरना आती है, 15 लाख के लिए भरना आती है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी हम लोग को लेके चलना है डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम पे, सैलरी के रिगार्डिंग, करेक्ट है। उसके बाद सरेंडर ऑफ सैलरी। अब सरेंडर ऑफ सैलरी तो बहुत आसान है कि 15 लाख रुपए की इनकम कमाई। अब उसमें से एम्प्लॉय ने बोला कि 3 लाख रुपए मेरे को चाहिए ही नहीं, ना उसने कुछ अप्लाई किया है, ना उसने कुछ डाइवर्ट किया। 3 लाख रुपए उसने वेव कर दिए कि 3 लाख रुपए मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है, मैं वेव करता हूँ ये सैलरी के अमाउंट को। इसी की वजह से हो सकता है वो, ठीक है। तो वो सैलरी के अमाउंट को वेव कर दिए। अब कभी होता ना, चलो एक जनरल कंडीशन ही ले लेते हैं कि किस केस में ऐसा हो सकता है। स्टार्टअप से चल रहे हैं, आज स्टार्टअप का माहौल बड़ा गर्म चल रहा है। अब वहाँ पे एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट करता है कि थोड़े कंपनी अभी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन दिक्कत में चल रही है, तो अगर आप तो आपकी आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपकी सैलरी लिखी हुई है 15 लाख, तो वो मैं समझता हूँ, बाकी अगर आप इस बार कंसिडर कर सको कि 3 लाख रुपए की सैलरी आप सरेंडर कर सको कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को रोबस्ट रखने के लिए, तो एम्प्लॉय मान जाता है कि हाँ ठीक है, 3 लाख रुपए सरेंडर करता हूँ, 12 लाख रुपए मेरे को दे दो। अच्छा एम्प्लॉय है, ठीक है। तो जो 3 लाख रुपए उसने सरेंडर कर दिए, तो फिर उसके कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, फिर वो 12 लाख रुपए जो उसको इनकम रिसीव हुई उस पर ही टैक्स भरना लागू रहेगा, ठीक है। अब प्लेस ऑफ अप्रूवल, प्लेस ऑफ अप्रूवल तो अपने रेसिडेंशियल स्टेटस में भी पढ़ा था सैलरी के रिगार्डिंग, यहाँ पे भी पढ़ लेते प्लेस ऑफ अप्रूवल का कि सैलरी या फिर पेंशन या फिर लीव सैलरी, इस तीन में से कोई भी अमाउंट अपने को रिसीव होता है जिसके लिए अपन ने सर्विसेज इंडिया में रेंडर की थी, तो फिर वो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी, कि वो इनकम डीम्ड अप्रूवलाइज्ड इन इंडिया कहलाएगी, करेक्ट। वो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी आर ओ आर, आर एन आर और एन आर के लिए। लेकिन अब एक ऐसी सैलरी है कि जिसमें सर्विसेज अगर आप इंडिया के बाहर भी अगर रेंडर कर रहे हो, तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी। वो कौन सी है कि जिसमें कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, ठीक है। किसको पे करना चाहिए, या तो वो बंदा रेसिडेंट हो या इंडियन सिटीजन हो, इन दोनों में से कोई किसी बंदे को गवर्नमेंट ने पैसा पे किया, और सर्विसेज को दोनों बंदे में से कोई भी गवर्नमेंट को रेंडर कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो फिर वो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी। वो प्लेस ऑफ अप्रूवल कहाँ कहलाएगा, इंडिया में ही कहलाएगा, इनकम ड्यू टू अप्रूवल राइट इन इंडिया ही कहलाएगा, करेक्ट है। अब ये तो बात हो गई सैलरी की। अब पर्पस जो अलाउंस जो मिलता है गवर्नमेंट से, तो क्या इनके जो बाहर इनके एम्प्लॉय को, जो रेसिडेंट और इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं और गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पर्पस जो अलाउंस मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल रहेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे दिया है कि पर्टिकुलर अलाउंस से इन इन एम्प्लॉयज को हम एग्जेम्पशन देते हैं, इनको हम इंडिया में चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अदर
उसको तो इंडिया में चार्ज रहेगा प्रोफेसर अलाउंस, अपन पूरा डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। बाकी यहाँ पर शुरुआत ये सेटअप लेके चले कि इन काइंड के एम्प्लॉय को प्रोफेसर अलाउंस एग्जेम्प्टेड है, करेक्ट है। अब थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग कि किन पर्सन को एग्जाम्पल्स मिल रहा है जो नॉट इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, मतलब वो आर ओ आर है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या नॉन रेसिडेंट है इंडिया में, लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, और उनको एग्जाम्पल्स मिल रहा है, तो किस काइंड का एग्जाम्पल मिल रहा है सैलरी के हेड में, ठीक है, वो समझ लेते हैं। फर्स्ट पे दे रखा है कि कोई भी ऑफिशियल कि जो फॉरेन स्टेट का है, जो बाहर से आया है, अब कोई सी भी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, बाहर की रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, हाई कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एम्बेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या कंसुलेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या कोई और अदर बॉडी रही जो फॉरेन स्टेट में स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो इंडिया में आके, ठीक है, और वहाँ का ऑफिशियल बना हुआ है इंडिया में, ठीक है। अब वो कुछ भी रेम्यूनरेशन कमा रहा है तो उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है इंडिया में। अब लेकिन उसमें दो कंडीशन लगाई गई है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि जो फॉरेन स्टेट के लिए अपन ने एग्जामेशन दिया है, तो फॉरेन स्टेट के एम्प्लॉय को अपन ने एग्जामेशन दिया है, तो अपना बंदा भी उठा के, एम्प्लॉय अपना भी उठा के अगर उधर देते हैं हाई कमीशन, एज हाई कमीशन, या फिर कॉन्सुलेट, या फिर रिप्रेजेंटेशन का ऑफिसर, अब उधर उधर उठा के देते हैं, तो क्या वो लोग अपनों को एग्जामेशन दे रहे हैं। अगर वो लोग एग्जामेशन नहीं दे रहे तो अपन भी नहीं देंगे, अगर वो लोग एग्जामेशन दे रहे तो अपन भी देंगे, ठीक है। तो ये टिक फॉर टेट वाली कंडीशन लगाई है, ठीक है। उसके साथ एक और कंडीशन लगाई है कि वो जो ऑफिशियल यहाँ पे आया है, तो वो कोई बिजनेस या प्रोफेशन में इंगेज नहीं है ना। अगर बिजनेस या प्रोफेशन में इंगेज है तो भले बाहर में हमारे ऑफिशियल के लिए लगा दी है एग्जामेशन, लेकिन हम तो उसको यहाँ पे टैक्स पे लगाएंगे अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन में इंगेज है तो, ठीक है। तो ये दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा तभी जाके एग्जामेशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड केस आ जाता है कि कोई भी फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय उठ के इधर आता है, ठीक है, फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय इधर उठ के आता है, यहाँ पे सर्विसेज रेंडर करता है, तो उसको एग्जामेशन मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए उसको तीन कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये है कि जो फॉरेन एंटरप्राइज है वो इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन में इंगेज नहीं होने चाहिए। फॉरेन एंटरप्राइज का कोई बिजनेस या प्रोफेशन बाहर से रहा होगा तो जो इंडिया में कोई बिजनेस या प्रोफेशन में इंगेज नहीं होनी चाहिए, तब जाके इसको एग्जामेशन मिलेगा। साथ में एक और कंडीशन ये फुलफिल करनी पड़ेगी कि ये जो बंदा उठ के आया है एम्प्लॉय, तो ये 90 दिन से ज़्यादा इंडिया में ही रहना चाहिए। अगर 90 दिन से ज़्यादा रहा, इंडिया में दिन भी रहा, तो फिर पूरी इनकम पे इसको टैक्स लगा देंगे। 90 दिन तक इसको छूट दी गई है, अगर 90 दिन तक ये रहता है तो इसको एग्जेम्पशन अवेलेबल होंगे। अब तीसरी कंडीशन ये लगाई है कि जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, ये एम्प्लॉय आया है, अब एम्प्लॉयर की भी कोई इनकम निकलती है इंडिया में, ये कोई टैक्सेबल इनकम निकलती है। अब उस टैक्सेबल इनकम से उस एम्प्लॉय ने जो इस एम्प्लॉय को सैलरी दी, उसको उसने डिडक्शन नहीं लिया, यानी कि अमाउंट डिडक्ट करवा ली है, ठीक है, अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली वो करवाएगा, ऐसे तो हवा में तो नहीं करवा सकते हैं। तो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स उसको अलाउ कर रहा हूँ कि हाँ भाई डिडक्शन ले ले, जो एम्प्लॉय को तूने सैलरी प्रोवाइड की उसको डिडक्शन ले ले। तो अगर वो डिडक्शन ले रहा है तो फिर यहाँ पे इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, दोनों तरफ से चीज मिलना खा सकते हैं। अगर वहाँ पर डिडक्शन मिल रहा है तो फिर यहाँ पे इसको टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे भी एग्जेम्पशन ले रहा है तो फिर वहाँ पे उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर एक जगह कंसिडर खाना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड वाली चीज पे आ जाते हैं कि रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया, क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन पे कर रही है, कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट की कोई भी एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन पे कर रही है। अब उसमें कंडीशन क्या है कि उसको स्पेसिफाइड ट्रेनिंग के लिए भेजा गया हो, ठीक है, स्पेसिफाइड ट्रेनिंग के लिए अगर उसको भेजा गया है, उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है किसी भी तरह का, तो वो एग्जाम कर देंगे। लेकिन अब वो स्पेसिफाइड ट्रेनिंग क्या है कि गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में इंगेज हो वो ट्रेनिंग के लिए, या फिर गवर्नमेंट की
कोई कंपनी या सब्सिडरी में, कंपनी की सब्सिडरी में वो इंगेज हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के स्टेटरी कॉर्पोरेशन में वो इंगेज हो ट्रेनिंग के लिए, या फिर कोई सोसाइटी जो गवर्नमेंट के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1819 जो भी है उसमें अगर ट्रेनिंग के लिए उसमें बंदे को इंगेज कर रखा है तो उसके लिए बस इसके मतलब कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कंपनी के बस उसमें अगर ट्रेनिंग के लिए इंगेज कर रखा है तो उन्हीं को ही एग्जेम्पशन मिलेगा, उन इन्फ्लुएंस को ही एग्जेम्पशन मिलेगा। अब अपन चार्जेबिलिटी के सेक्शन पे आ जाते हैं। चार्जेबिलिटी में पहले ही समझ लिया था कि इनकम कब चार्जेबल रहेगी, ठीक है। एक तो रहता है कि जब ड्यू हो जाएगी तब चार्जेबल रहेगी, या फिर जब रिसीव हो जाएगी तब चार्जेबल रहेगी, तो उसको थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं, ठीक है। एक रहता है कि जब इनकम ड्यू हो जाए, मतलब कि 31 मार्च 2024 को अगर इनकम ड्यू हो गई, अभी तक रिसीव नहीं हुई है, ड्यू हो गई, तो फिर वो चार्जेबल रहेगी, मतलब वो प्रीवियस ईयर 23-24 में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया अपने लिए, ये जब ड्यू होगी तब अपन इसको चार्जेबल कर देंगे। अब दूसरा रहता है कि रिसीव्ड के टाइम पे, अब मान लो कि अप्रैल 2024 अभी तक आया भी नहीं है, ठीक है, और 31 मार्च 2024 को अप्रैल 2024 के पूरे महीने की इनकम 31 मार्च 2024 को ही नहीं है, ठीक है, मतलब कि एडवांस सैलरी ले ली, तो एडवांस सैलरी ले ली मतलब कि रिसीव आपको पहले हो गई, ड्यू होने से पहले हो गई, तो उस केस में आपको जब आपको रिसीव हो गई तभी आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में ही आपको भरना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 23-24 में आपको रिसीव हुई, प्रीवियस ईयर 23-24 में आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, करेक्ट। अब ये जो रिसिप्ट बेसिस है ना, इसको थोड़ा और अपन आगे स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, हेडर में स्ट्रेच करते हैं दो चीज में, कि मान लो प्रीवियस ईयर 23-24 में टैक्स रेट हाई था और जब ड्यू हुआ तब टैक्स रेट लो था, तो सरकार ने क्या बोला कि ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा कि हाँ जब ड्यू था तब टैक्स रेट लो था और जब रिसीव हुआ तब टैक्स रेट हाई था, तो हम क्या करेंगे कि रिलीफ दे देंगे आपको अंडर सेक्शन 59, ठीक है, हम आपको रिलीफ दे देंगे, तो वो जो रिलीफ मिलेगा वो अपन आगे कर देंगे, अभी अपना वो रिलीफ क्राइटेरिया नहीं है, तो रिलीफ मिलेगा, मतलब इतना दिमाग में लेके चलना है कि अपन को रिलीफ मिलेगा अगर ऐसा कुछ अपने साथ अनफेयर चीज होती है। अब दूसरा एक और चीज अपन समझ लेते हैं कि एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी मतलब कि अप्रैल 2024 की पूरी सैलरी उठा के मार्च 2024 में ही लेगी, 31 मार्च 2024 को ही लेगी, वो एडवांस सैलरी, ठीक है, ड्यू होने से पहले ही सैलरी लेगी। अब एडवांस अगेंस्ट सैलरी मतलब कि लोन का केस बन जाता है, एम्प्लॉयर के पास जाता है, एम्प्लॉय बोलता है उसकी 20,000 की तनख्वाह है, ठीक है, और वो एम्प्लॉयर के पास जाता है, बोलता है कि यार मेरे को ना लाख रुपए चाहिए, मेरी शादी होने वाली है, लाख रुपए मेरे को आपसे लोन के तौर पे चाहिए, तो 10-10 हजार रुपये करके आपको महीने के उतार दूंगा 10 महीने तक, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में उतार रहा है वो, यानी कि अगेंस्ट सैलरी कहने का मतलब क्या है कि सैलरी में से ही काट लेना, मुझे 10-10 हजार रुपये करके सैलरी में से ही काट लेना, अभी मेरे को लाख रुपए का लोन ले दो, तो उसको अपन लोन की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसको सैलरी के हेड के अंदर चार्ज ही करेंगे जो लाख रुपए उसको रिसीव हुए, ठीक है, वो फिर वो 20-20 हजार करके वो इनकम आगे के प्रीवियस ईयर 24-25 में ही वो चार्ज होगी, मतलब उसने 31 मार्च 2024 को लाख रुपए का लोन उठा लिया, ठीक है, वो 20-20 हजार करके प्रीवियस ईयर 24-25 में ही वो चार्जेबल रहेगी, ठीक है, उसके पहले चार्जेबल नहीं रहेगी, तो ये फर्क है एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी में, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो अपन ने पढ़ ली, हमने एक और चीज बताई थी एरियर्स ऑफ सैलरी। अब एरियर्स ऑफ सैलरी ये ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस से अलग है, ठीक है। एरियर्स ऑफ सैलरी क्या है कि मान लो कंपनी के कोई पॉलिसी डिसीजन के चलते या फिर कोई लॉ के चलते, ये लॉ एंड ऑर्डर के चलते एम्प्लॉय की सैलरी में रिवीजन हुआ, और रिवीजन किस हिसाब से हुआ कि एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज हो गई, और रेट्रोस्पेक्टिव डेट से मतलब प्रीवियस डेट से, मान लो कि जुलाई 2023 से एम्प्लॉय की सैलरी 5,000 रुपये से बढ़ गई है, कंपनी की पॉलिसी डिसीजन या फिर लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 5,000 रुपये से जुलाई 2023 से एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई,
अब उसका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। और जुलाई 2023 से सैलरी उनकी बढ़ गई है ना। तो अब 31 मार्च 2024 तक आएंगे तो 5,000 में 45,000 रुपये एरियर से बन जाएंगे। तो सरकार का ये कहना है कि अब ड्यू डेट तो हम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि पहले से भी हमें पता था कि ये वाला लॉ एस्टेब्लिश होने वाला है। तो सरकार ने एक इसमें जनरल रूल ये बना दिया कि इसको ड्यू बेसिस पे चार्ज मत करना, क्योंकि जब एरियर हो रहा है, जब हमने लॉ इन्फोर्स कर दिया और आपने रिस्पेक्टिव डेट में वो एरियर से अपनी बैलेंस शीट में खरीद नहीं कर दी, तो उस डेट में इसको चार्ज मत करें इनकम टैक्स में। जब आप पे कर दो एम्प्लॉय को, जब वो रिसीव हो जाए तभी एम्प्लॉय उसको एरियर्स ऑफ सैलरी के अंदर वो इनकम टैक्स में चार्ज करें। करेक्ट। मतलब जो बैलेंस शीट की डेट में जब वो आउटस्टैंडिंग हो गया, एरियर्स हो गया, जब अप्रूव हो गया, तो उस डेट को नहीं, जब रिसीव हो जाएगी, बस ये पर्टिकुलर केस में जब रिसीव हो जाए तभी ही वो इनकम टैक्स में चार्ज रहेगा। ठीक है। अब सैलरी के मीनिंग के अंदर फर्स्ट पे तो सबसे बेसिक चीज है, क्या है वो? वेजेस। वेजेस बोल लो या बेसिक सैलरी बोल लो या सैलरी बोल लो, तीनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तो सबसे बेसिक चीज है कि कोई भी अपन सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो उसके बदले में अपने को वेजेस दिया जाता है या बेसिक सैलरी दी जाती है, सैलरी दी जाती है। करेक्ट है। और वही सबसे बेसिक चीज रहती है सैलरी के हेड के अंदर। ठीक है। अब ये फुल्ली टैक्सेबल रहता है, इसमें कोई तरह का एग्जेम्पन नहीं मिलता है। वो जो एग्जेम्पन अपन ने एक पढ़े, बस वही एग्जेम्पन है, उसके अलावा तो जहाँ तहाँ की सैलरी उठा लो, फुल ये जो वेजेस है, जो बेसिक सैलरी है, ये कहीं की भी उठा लो आप, वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। करेक्ट है। अब अलाउंसेस क्या जाते हैं? अलाउंसेस क्या, जो आप लोग को बेसिक सैलरी मिल रही हो उसके ओवर एंड अबाउ कुछ अमाउंट अपने को एम्प्लॉयर से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने को एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं। किस चीज़ के रिगार्डिंग? कॉस्ट ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग, जैसे ओवर टाइम किया अपन ने उसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के अलाउंसेस होते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस। तो अलाउंस बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है। अब उसकी लिस्ट आगे दी है और अपन उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि कौन से टाइप के अलाउंसेस है और वो कैसे टैक्सेबल है। अब अलाउंसेस जनरली फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसकी एक मेजर जो सैलरी की तरह, बेसिक सैलरी की तरह ये फुल्ली टैक्सेबल होता है अलाउंस जनरली। ठीक है। कुछ सर्टेन केसेस में सरकार ने इसको पार्शली एग्जेम्प्ट कर रखा है और पार्शली टैक्सेबल कर रखा है। और कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस है कि जिसमें सरकार ने इसको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर रखा है। ठीक है। अब ये जो एग्जेम्पशन मिलते हैं इसमें कुछ भी तरह के डिडक्शन मिलते हैं, तो ये इसमें ध्यान प्रॉपर कहाँ पे रखना पड़ेगा अपने को कि बंदे ने डिफ़ॉल्ट रिजिम चूज़ किया है या ऑप्शनल रिजिम चूज़ किया है। ऑप्शनल रिजिम में बहुत सारे डिडक्शन या एग्जम्पशंस अवेलेबल है, लेकिन वही डिफ़ॉल्ट रिजिम में वो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डिफ़ॉल्ट रिजिम चूज़ किया है या ऑप्शनल रिजिम चूज़ किया है। ठीक है। अब अलाउंसेस का आगे का प्रोविज़न अपन समझ लेते हैं, उसके नीचे समझ लेते हैं कि कौन से को फ्री टैक्सेबल बताया गया है, कौन से को पार्शियल एग्रीड बताया गया है और कौन से को फुली एग्जेम्प्टेड बताया गया है। ठीक है। और रेटिंग वाइज समझते हैं। करेक्ट। अब अपन ने अलाउंस को तो समझ लिया, अब अलाउंस की टैक्सेबिलिटी को अपन समझ लेते हैं। ठीक है। जनरली अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल रहता है, लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में अलाउंस पार्टली एग्जेम्प्टेड रहता है और कुछ अदर सर्टेन सर्कमस्टांसेस में अलाउंस को फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है। अब इसमें जब भी एग्जेम्पशन की बात आए ना या डिडक्शन की बात आए, तो रिजिम को कंसीडर करना पड़ेगा कि ऑप्शनल रिजिम में है बंदा या डिफ़ॉल्ट रिजिम में है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रिजिम में बहुत सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन दिए नहीं जाते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ कंसीडर करना ज़रूरी है, तो उस पर अच्छे से चेक लगाना। अब कौन से अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे अंडर बोथ रिजिम? फर्स्ट पे आ रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस।
अब इसका एक जनरल तौर पे क्या मतलब है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है किस पर्पज़ के लिए, कि कोई भी कस्टमर आए बिजनेस में, कोई भी कस्टमर आए तो एम्प्लॉय को उसको एंटरटेन करना रहेगा, इन द सेंस कि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या हो गया कि खाना खिलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी करना पड़ रहा है एम्प्लॉय को कस्टमर्स के लिए, और एम्प्लॉयर उसको पैसा दे रहा है, तो वो जो भी पैसा दिया है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस के परव्यू में आएगा। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और सेम पर्पज़ के लिए ऐसा पैसा मिल रहा है उसको गवर्नमेंट से, तो फिर क्या होगा कि उसमें कुछ डिडक्शंस मिलेंगे। यहाँ पे कोई अदर एम्प्लॉयज़ है तो उसमें डिडक्शन नहीं मिलेंगे, वो तो फुल्ली टैक्सेबल हो गया। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर उस केस में उसको कुछ डिडक्शंस मिलेंगे। क्या डिडक्शंस मिलेंगे वो अपन आगे समझेंगे, आगे आएगा सैलरी में तो अपन उसको समझेंगे। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाते हैं डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या है कि अगर ओवर एंड अबाउ सैलरी के ओवर एंड अबाउ अगर कुछ भी पेमेंट अपने को मिल रही है एम्प्लॉयर से, तो उसको अपन डीएनएस अलाउंस के परव्यू में डालेंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग को सस्टेन करने के लिए हो गया, या फिर कुछ अदर एक्सपेंसेस को हैंडल करने के लिए हो गया, तो कुछ अर्जेंसी आ गई अपने को उस एक्सपेंसेस को हैंडल करने के लिए हो गया, तो उसको डीएनएस अलाउंसेस के परव्यू में अपन डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस इन द सेंस कि 8 घंटे की आपकी जॉब है, अब एम्प्लॉयर ने आपसे 10 से 12 घंटे काम ले लिया, मतलब कि 2 या 4 घंटे ज़्यादा आपसे काम ले लिया, तो वो 2 या 4 घंटे के लिए वो आपको एक्स्ट्रा पे करेगा, और जो आपकी नॉर्मल वर्किंग आवर्स है ना उससे डबल, या फिर जो भी उसने सेट कर रखा है, उसकी पॉलिसी में सेट कर रखा है, तो उस बेस पे आपको अमाउंट मिलेगा, तो वो उस बेस पे जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है उसको ओवर टाइम अलाउंसेस बता के अपन उसको टैक्सेबल करेंगे, और वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। करेक्ट है। फिर जो मेडिकल अलाउंस, अब जैसे मान लो कि किसी एज्ड एम्प्लॉय को डायबिटीज़ की बीमारी है, ठीक है, तो उसको महीने का खर्चा लग रहा है 2 से 3 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा लग रहा है। फिक्स्ड मेडिकल का खर्चा इतना ही लगता है उसको 2-3 हज़ार रुपये का महीने का, तो एम्प्लॉयर उसको अलाउंस दे रहा है कि हाँ चलो 2-3 हज़ार रुपये तुम मेरे से ले लेना, या 1500 रुपये ले लेना, या 1000 रुपये ले लेना, तो वो मेडिकल अलाउंस के तौर पे उसको मिल रहा है, तो उसको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के हेड के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे, और सैलरी के हेड के अंदर उसको चार्ज करेंगे। करेक्ट है। अब उसके बाद है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मतलब कि जो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए मिला हो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से। ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि बंदा इंदौर में काम कर रहा था, अब उसको शिफ्ट किया गया बेंगलोर में, अब इसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेंसेट करने के लिए, यानी कि सिटी चेंज हुई और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए एम्प्लॉयर ने उसको सेम लेवल का अमाउंट दिया, तो उसको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस में अपन इंक्लूड करेंगे और सैलरी के हेड के अंदर चार्ज करेंगे, ये भी फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अब इंटरिम अलाउंस, अब कोई भी तरह का अलाउंस, अदर अलाउंस के जो उसको साल के एंड में मिलता था, लेकिन उसने साल के बीच में ही ले लिया, तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से साल के बीच में ही ले लिया, तो उसको अपन इंटरिम अलाउंस बोलेंगे। ठीक है। अब सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस इन द सेंस कि अपने पर्सनल ड्यूटीज़ के लिए अपन अपनों को एम्प्लॉयर ने पैसा दिया कि कोई सर्वेंट हायर कर लो और वो आपकी पर्सनल ड्यूटीज़ निभाए, तो उसको अपन सर्वेंट अलाउंस बोलेंगे। अब आगे एक हेल्पर अलाउंस करके भी आएगा, तो वो हेल्पर अलाउंस सर्वेंट अलाउंस से कैसे डिफरेंट है कि उसमें ऑफिस की ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए बंदे को हायर करने के लिए एम्प्लॉयर पैसा देता है एम्प्लॉय को, तो उस पर्पज़ के लिए अगर दिया जाता है तो वो हेल्पर अलाउंस, और वो पार्टली टैक्सेबल रहता है। ये जो सर्वेंट अलाउंस है ये अपने पर्सनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है, इसलिए ये फुल्ली टैक्सेबल है। करेक्ट है। अब प्रोजेक्ट अलाउंस, किसी भी एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट में इंगेज कर रखा है, उसमें कुछ भी एक्सपेंडिचर लगता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स पे अगर कुछ एक्सपेंडिचर लग जाते हैं छोटे मोटे, और भी कुछ अदर एक्सपेंडिचर लग रहे हैं प्रोजेक्ट के प्रोसीडिंग्स के लिए, तो उसके लिए एम्प्लॉयर पहले से एम्प्लॉय को पैसे दे देता है, तो उसको प्रोजेक्ट अलाउंस के अंदर अपन चार्ज करेंगे और सैलरी के हेड के अंदर चार्ज कर देंगे। करेक्ट, ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अब टिफ़िन या लंच या डिनर अलाउंस, तो अब इसमें एम्प्लॉयर ने बोला कि
चल तेरा घर दूर है और तेरे को सुबह जल्दी आना पड़ता है, तो लंच या डिनर तू पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा तेरे लिए लाना, तो मैं तेरे को अलाउंस देता हूँ, तो इधर ही आसपास से किसी से मंगा लिया करना। ठीक है? तो ऐसा काइंड का अगर कोई अलाउंस मिलता है तो वो टिफ़िन या लंच या डिनर अलाउंस में अपन चार्ज करेंगे, और वो भी फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अब एनी अदर कैश अलाउंस के किसी भी कोई कोई अदर पर्पज़ के लिए कैश पेमेंट कर दी, पर्सनल ड्यूटीज़ के लिए, ऑफिस ड्यूटीज़ के लिए नहीं, पर्सनल ड्यूटीज़ के लिए परफॉर्म करने के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए अगर कुछ भी कैश अलाउंस दे दिया एम्प्लॉय को, तो फिर कोई दूसरे हेड के अंदर आ ही नहीं रहा है वो, तो उसको एनी अदर कैश अलाउंसेस में अपन डाल देंगे। ठीक है? फिर उसके बाद वार्डन अलाउंस। अब वार्डन कहाँ पे ही रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है? तो हॉस्टल में अगर किसी वार्डन को एम्प्लॉयर पैसा देता है, तो वार्डन अलाउंस के अंदर वो चार्ज होगा और फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। करेक्ट है? अब उसके बाद है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। अब ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मतलब कि ये मेडिकल प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जो एम्प्लॉयमेंट में हो। कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। किस चीज़ के लिए? कि अगर कुछ भी इनेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे सर्टेन टाइम के लिए, तो उनको ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाएगा। करेक्ट है? और ये भी फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब कि आपके घर से आप ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस से घर आ रहे हो, उसमें आपको जो भी खर्चा लग रहा है पेट्रोल भाड़े का, तो ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। करेक्ट है? अब किसी ना बिना पर्सन मतलब कि जो देख नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है या फिर बोल नहीं सकता है, उसको अगर ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहे हैं अपन, तो ये पार्शली टैक्सेबल रहेगा। अब कितने अमाउंट तक ये टैक्सेबल रहेगा तो वो तो अपन आगे समझेंगे, लेकिन पार्शली टैक्सेबल रहेगा। अब ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस को कन्वेंस एक्सपेंस से कंफ्यूज नहीं करना है। कन्वेंस एक्सपेंस कब दिया जाता है? कि जब ऑफिस के काम के लिए आपको पेट्रोल का खर्चा लगा हो, ऑफिस के काम के लिए कोई दुराया जा रहा है आपको कि इधर होके आ जाओ, उधर होके आ जाओ, उसके लिए आपको जो पेट्रोल भाड़े का खर्चा लगा है, तो वो कन्वेंस एक्सपेंस में आएगा, वो पार्शली टैक्सेबल है। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस अदर एम्प्लॉयज़ को जो अभी अपन ने 3 एक्सेप्शन पढ़े, उसके अलावा अदर एम्प्लॉयज़ को ये फुल्ली टैक्सेबल है। करेक्ट है? अब अपन पार्शियल एग्जामेशन अलाउंस समझ लेते हैं। ठीक है? उसमें सबसे फर्स्ट पर आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अब सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि हाउस रेंट अलाउंसेस का जो एग्जामेशन है वो किसके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। फर्स्ट, कि जो जिसका खुद का घर है, ठीक है, अब उसका हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो उसके लिए टैक्सेबिलिटी रहेगी, मतलब कि उसको हाउस रेंट अलाउंस को भी टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है? उसके लिए एग्जामेशन अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि फुल्ली टैक्सेबल रहेगा उसके लिए हाउस रेंट अलाउंस। या फिर जो जिसने रेंट पर मकान ले रखा है लेकिन उसको कोई एक्सपेंडिचर अभी तक लगा नहीं है, मतलब कि वो रेंट भरता नहीं है, ठीक है, और उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो फिर उसको भी फुल्ली टैक्सेबल रखेंगे, उसको फिर उस पर कोई भी तरह का एग्जामेशन नहीं लगाएंगे। करेक्ट है? अब ये हाउस रेंट अलाउंस की टैक्सेबिलिटी पर जो पार्शियल एग्जामेशन है, तो ये पार्शियल एग्जामेशन कैलकुलेट कैसे हो, तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला अपन समझते हैं। ठीक है? सबसे पहले तो लिख लो आप कि कितना हाउस रेंट अलाउंस आपको रिसीव हुआ। ठीक है? सबसे पहले तो ये लिख लो। ठीक है? हाउस रेंट अलाउंस आपको कितने रिसीव हुआ। अब दूसरा आप ये लिखो कि आपने आप जो घर में आप रह रहे हो उसके लिए आपने कितने का रेंट पे किया, वो लिखो। वो उसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ये याद रखना, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और कमीशन परसेंट ऑफ टर्नओवर, यानी कि ये कमीशन जो है, मतलब कोई सा भी कमीशन नहीं, कमीशन दैट इज परसेंट ऑफ टर्नओवर। ठीक है? टर्नओवर का परसेंट निकाल के जो कमीशन दिया गया है वो, तो ये परसेंट ऑफ टर्नओवर, ये वाला कमीशन, डियरनेस अलाउंस और बेसिक सैलरी, तीनों को जोड़ो, उसका 10% निकालो और उसको रेंट में से माइनस कर दो। ठीक ठीक है? जितना रेंट आपको पूरे साल भर में भरा। ठीक है? अब एक चीज ये लिख ली एचआरडी रिसिप्ट, एक दूसरी चीज ये कैलकुलेट करके लिख ली, तीसरी चीज एक और कैलकुलेट करनी है आपको। 50% ऑफ बेसिक सैलरी
प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस परसेंट कमीशन टर्नओवर, यानी कि इसके जैसा है, यानी कि ऊपर अपन बेसिक सैलरी डीएनएस अलाउंस और परसेंट कमीशन टर्नओवर अपन ने कैलकुलेट किया, बस उसके जैसा ही यहाँ पे भी नीचे कैलकुलेट करना है और उसका 50% निकाल देना है। 50% किसके केस में? मेट्रो सिटीज कौन सी बताई है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। ठीक है, ये 4 मेट्रो सिटीज में अगर हाउस रेंट अलाउंस दिया गया है तो यहाँ पे कैलकुलेशन में 50% ऑफ दिस बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस परसेंट कमीशन टर्नओवर कटेगा। ठीक है, यानी कि लिखाएगा, सॉरी। और जो नॉन मेट्रो सिटीज है, यानी कि अदर देन दिस 4 सिटीज, तो उसमें 40% ऑफ दिस बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस कमीशन लिखाएगा। ठीक है, तीनों चीज लिखा गई। अब उसमें से चेक करो कि सबसे ज्यादा लोवेस्ट अमाउंट किस में आ रहा है। फर्स्ट वाले में आ रहा है तो ये वाला अमाउंट एग्जेम्प्टेड रहेगा, यानी कि इतना अमाउंट एग्जेम्प्टेड रहेगा। सेकंड वाला अमाउंट सबसे लोवेस्ट आ रहा है तो सेकंड वाला अमाउंट एग्जेम्प्टेड रहेगा। थर्ड वाला अमाउंट सबसे ज्यादा लोवेस्ट आ रहा है तो थर्ड वाला अमाउंट एग्जेम्प्टेड रहेगा। ऐसे इसका एग्जाम्पल निकलेगा। ठीक है, अब अपन आते हैं स्पेशल अलाउंस के, जिसपे पार्शियल एग्जामेशन दिया गया है। उसमें दो चीज दी गई है कि जिसपे पार्शियल एग्जामेशन दिया गया है। एक, अच्छा पहले तो ये क्लियर कर दूं कि एचआरए और ये वाला स्पेशल अलाउंस के जिसमें दो चीज का एग्जामेशन दिया गया है, इसमें ऑप्शनल रेजिम का होना मैंडेटरी है। अगर ऑप्शनल रेजिम में हो आप, तभी इन दो चीज से आपको एग्जामेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, मतलब डिफॉल्ट रेजिम में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इन दो चीज पर। तो अब ये वाले स्पेशल अलाउंस में जो दो चीज पे एग्जामेशन दिया गया है, पार्शियल एग्जामेशन दिया गया है, वो अपन समझ लेते हैं। फर्स्ट पे क्या है कि जो भी स्पेशल अलाउंस दिया गया है, जो अमाउंट आपको दिया गया है एक्स्ट्रा अमाउंट, वो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि आप कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो आपके एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के अंदर, मतलब एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करने के लिए आप कोई भी ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए आपको ये वाला अलाउंस, ये वाला एक्स्ट्रा अमाउंट आपको दिया गया है। सॉरी, थोड़ा इशू हो गया था। हाँ, तो अपन बता दें कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर दिया गया है तो उसमें ये पार्शियल एग्जामेशन मिलेगा। अब क्या क्राइटेरिया आपको मैच करना पड़ेगा कि पार्शियल एग्जामेशन आपको मिल पाए? कि फर्स्ट ये कि कितने अमाउंट तक मिलेगा, तो फिर आपको पार्शियल एग्जामेशन तो मिलेगा, लेकिन कितने अमाउंट तक आपको एग्जामेशन मिलेगा, ये पार्शियल एग्जामेशन। तो अब मान लो कि 5 लाख रुपए में ये तीन चीज दे रखी है, अपन सबसे पहले तो यही क्लियर कर लेते हैं। हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस, ये इन तीन चीज के लिए, ये इन तीन चीज के लिए अगर पेमेंट दिया गया है, आपको अलाउंस दिया गया है, तो फिर वो पार्शियल एग्जीक्यूटिव रहेगा। हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। हेल्पर अलाउंस क्या है कि ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए आपने एक हेल्परी इंगेज कर ली आपके साथ कि वो आपका चुटपुट काम देख ले, ठीक है, और उसको फिर आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो वो हेल्पर अलाउंस से आपको एम्प्लॉयर दे देगा। एक रिसर्च अलाउंस की कोई रिसर्च आपको बिठानी है तो उसके लिए कुछ खर्चा मिल रहा है, कुछ मटेरियल लग रहा है आपको, या कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट से निकालने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट देना पड़ रहा है, ऐसा कुछ रिसर्च करने के लिए आपको कुछ खर्चा लग रहा है, तो वो रिसर्च अलाउंस में आएगा। और तीसरा कि यूनिफॉर्म अलाउंस, कि यूनिफॉर्म आउटफिट अपने को कंपनी की तरफ से दिया गया है, वो या फिर उसको परचेज करना है तो उसके लिए अगर आपका अलाउंस दिया गया है तो वो यूनिफॉर्म अलाउंस में आएगा। करेक्ट है, यानी कि ये परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए है ये तीनों। ठीक है, तो अब इसमें अगर कुछ भी अमाउंट उठा के एम्प्लॉयर आपको देता है, अब उसमें कितना अमाउंट पार्शली एग्जेम्प्टेड रहेगा, यानी क्या लिमिट रहेगी। तो फर्स्ट ये है कि जितना आपने खर्चा किया, मतलब मान लो कि 10,000 रुपये आपको दिए, अब आपने हेल्प करी, ढूंढ ली, और वो बंदा 8,000 रुपये में मान गया। ठीक है, तो 8,000 रुपये तक का ही आपको खर्चा लगा, बाकी 2,000 रुपये आपकी जेब में गए। ठीक है, यानी कि 2,000 आपकी एक अलग से इनकम बन गई, तो 2,000 रुपये एग्जामेशन नहीं मिलेगा, ये 8,000 रुपये आपको एग्जामेशन मिलेगा। करेक्ट है। अब मान लो कि हेल्प ढूंढने गए आप, और
10,000 रुपये एम्प्लॉयर को दिए थे, लेकिन हेल्थ फ्री जो आई वो 11,000 रुपये में आई। मतलब कि 11,000 रुपये में वो बंदा मारा, मतलब 1,000 रुपये आपकी जेब के लग गए। ठीक है, तो 11,000 रुपये का एकदम से नहीं मिलेगा, सिर्फ 10,000 का ही मिलेगा। वो 1,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अपन डिडक्शन वाले सेक्शन में समझेंगे। लेकिन बाकी ये जो 10,000 रुपये आपको खर्चे के लिए मिले, बस ये 10,000 तक ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड पेज क्या बन जाते हैं कि पर्सनल एक्सपेंस इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, कि खुद का कोई खर्चा लग गया परफॉर्मेंस इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूटीज। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी लिस्ट इंक्लूड की गई है। जैसे एक दिया गया है चिल्ड्रन अलाउंस करके, कि आपने सीटी बदल ली और वहाँ पे बच्चे की एजुकेशन की कुछ कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसमें एजुकेशन इनकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया गया है आपको। ठीक है, या चिल्ड्रन के ट्रांसपोर्ट के लिए कोई अलाउंस दिया गया है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सेकंड वाले के लिए तो बुक में ब्रॉड लिस्ट दी गई है, उसको रेफर कीजिए, उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए। ठीक है, उसमें सिर्फ रटने जैसा ही है। उसमें ये चीज़ दी गई है कि कौन से अलाउंसेस हैं कि जिसके अगेंस्ट इतना एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। अब उसके ओवर एंड अबव अगर अमाउंट अलाउंस एज दैट अलाउंस अगर आपको ओवर एंड अबव अमाउंट मिलता है, तो फिर वो टैक्सेबल रहेगा। और जो जितनी लिमिट दी गई है वहाँ तक अमाउंट मिलता है एज एन अलाउंस, तो फिर वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, तो हर अलाउंसेस के लिए उसके सामने एग्जेम्पशन लिमिट दी गई है, उसको अच्छे से रेफर कीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद अपन आते हैं, अपन यहाँ तक अभी क्या समझा कि ऑप्शनल रिजिम में कौन से अलाउंसेस पे अपने को पार्शियल एग्जीक्यूशन मिलेगा। अब डिफ़ॉल्ट रिजीम हो या ऑप्शनल रिजीम हो, ऐसे कौन सा अलाउंस है कि जिसमें डिफ़ॉल्ट रिजीम हो या ऑप्शनल रिजीम हो, लेकिन पार्शियल एग्जम्पशन मिलेगा ही सही। तो ये वाले अलाउंसेस है, स्पेशल अलाउंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट है कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस जैसे कन्वेंस अलाउंस अपन ने पहले भी समझा कि जो ड्यूटीज यानी कि कंपनी की या फर्म की या एंटिटी की जो भी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय को पेट्रोल का पेट्रोल भरने का खर्चा लग रहा है। ठीक है, मतलब घर से दुकान तक जाने जाने तक और दुकान से घर आने तक वो वाला खर्चा नहीं, वो तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आ गया। ये कन्वेंस अलाउंस अलग है, ये परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ ऑफिस है। ठीक है, तो उसके लिए ये दिया जाता है। उसमें अगर पेट्रोल भाड़े का अगर कुछ खर्चा लग रहा है, उसके लिए एम्प्लॉयर अपने को अलाउंस देता है, तो वो कन्वेंस के अंदर आएगा और वो पार्शली एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, अब जितने जितने का खर्चा हुआ वहां तक ही इसकी लिमिट सेट है। ठीक है, मतलब 5,000 रुपये दे दिए और 3,500 रुपये का खर्चा हुआ, तो वहां तक की ही लिमिट सेट है, बाकी 1,500 रुपये आपको टैक्सेबल रहेंगे। करेक्ट है, अब दूसरा आ जाते हैं डेली अलाउंस पे। डेली अलाउंस क्या होता है कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट अभी छोड़ी। ठीक है, इंदौर इंदौर में से, ठीक है, इंदौर में से आपको शिफ्ट करके बेंगलोर भेज दिया गया। अब शिफ्टिंग में टाइम लगता है। ठीक है, हो सकता है कि 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, हो सकता है कि महीना भर भी लगे। ठीक है, तो उस दौरान अब खर्चा कैसे निकले, तो उसके लिए कंपनी अपने को डेली अलाउंसेस देती है कि अपन जो ट्रैवल कर रहे हो उसका खर्चा मेंटेन कर पाए, जो फिर जो अदर कॉस्ट लग रही है उसको मेंटेन कर पाए, तो उसके लिए कंपनी अपने को डेली अलाउंसेस देती है। अब ये इंदौर से बेंगलोर जाने का डिसीजन किसका था? कंपनी का था। कंपनी के कहीं पे अपन जा रहे हैं और इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑफ ऑफिस। करेक्ट, उसके पर्पज के लिए अपन ये चीज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको पार्शियल एग्जामिनेट किया गया है अंडर बोथ रीजन। ठीक है, उसके बाद है ट्रेवल अलाउंस। अब ट्रेवल अलाउंस क्या है कि कंपनी के काम से, ठीक है, कंपनी के ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अपन जगह जगह घूम कर आ जाते हैं। जैसे जामनगर हो आए या मुंबई हो आए या फिर चेन्नई हो आए। ठीक है,
कंपनी के बिजनेस पर्पस के लिए ही अपन गए थे। अब वहाँ पे कुछ खर्चा लगेगा है, लॉजिंग का, अकोमोडेशन का, या खाने पीने का, या बोर्डिंग का, कुछ भी चीज़ का अपने को खर्चा लग रहा है, तो वो कंपनी अपने को वो खर्चा प्रोवाइड कर रही है, तो वो पार्सली एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, यानी कि जितना अपन ने खर्च किया वो कंपनी के पर्पस के लिए, वहां तक ही उतने ही एक्सटेंट तक अपने को वो खर्चा एग्जेम्प्टेड रहेगा, बाकी टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे आ जाते हैं कि जो देख नहीं सकते हैं, या बोल नहीं सकते हैं, या सुन नहीं सकते हैं, उन डिसेबल पर्सन को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल रहता है अदर एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन जो एम्प्लॉय देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते हैं, उनको अगर ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है तो ये पार्शियल एग्जेम्प्टेड रहता है अंडर बोथ रीजन। ठीक है, और कितने अमाउंट अगर एग्जेम्प्टेड रहता है, तो यहाँ पे ये लिमिट सेट की गई है 3200 रुपये तक, 3200 रुपये पर मंथ। ठीक है, 3200 रुपये से ज़्यादा अगर अलाउंस मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जैसे 4500 रुपये मिला, तो सिर्फ 3200 तक ही वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, बाकी 1300 रुपये के लिए आपको टैक्स भरनी पड़ेगी पर मंथ। करेक्ट है, तो ये अपने स्पेशल अलाउंस की कैटेगरी हो गई खत्म। अब फुल्ली एग्जीक्यूटिव अलाउंस पर आ जाते हैं कि जो सिर्फ ऑप्शन रेजिम के अंदर ही एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, जो अलाउंस हाई कोर्ट के जजेस को दिया जाए, कोई सा भी तरह का अलाउंस हो, हाई कोर्ट के जजेस को अगर दिया जा रहा है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा अंडर ऑप्शन रेजिम, नॉट इन डिफॉल्ट रेजिम। ठीक है, दूसरा क्या है कि जिसको यूएनओ पे कर रही है, जो भी एम्प्लॉय इंडिया में रह रहा है, नॉन रेजिडेंट हो, आर ओ आर हो या आर एन ओ आर हो, इसको यूएनओ पे कर रही है। ठीक है, यूएनओ को कुछ सर्विसेज रेंडर की होगी तो यूएनओ उसको पे कर रही है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अंडर ऑप्शन नॉट अंडर डिफॉल्ट रीजन। करेक्ट है, उसके बाद सेंक्चुअरी अलाउंस टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी आ जाता है और हाई कोर्ट का जज भी आ जाता है सेंक्चुअरी अलाउंसेस के केस में। सेंक्चुअरी अलाउंसेस मतलब कि ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की कैटेगरी से ही रिसेम्बल करता है। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत सारे केसेस देखते हैं, कोई फॉरेन से टूरिस्ट भी आया है, जैसे जुरिस्डिक्शन वाइज भी होता है ना, कि अहमदाबाद का केस इंदौर में लड़ा जा रहा है, मतलब कि अहमदाबाद की पार्टी है और एक इंदौर की पार्टी है, इंदौर की पार्टी ने बोला कि एक केस यहाँ लड़ा जाएगा, इंदौर में लड़ा जाएगा, तो अहमदाबाद से अगर कोई बंदा आया है और इंदौर में वो केस लड़ रहा है, अब उसकी हॉस्पिटैलिटी को और ऑफिस की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कुछ पैसा लग जाता है इस चीज़ में, तो गवर्नमेंट उनको पहले से ही कुछ अमाउंट देती है अलाउंस के तौर पे, सम अलाउंस के तौर पे, ताकि वो ऐसे केसेस में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में उन लोगों को मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आता है अंडर ऑप्शनल रीजन, नॉट अंडर डिफॉल्ट रीजन। ठीक है, ऑप्शनल रीजन में भी वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा। अब कौन सा कौन सी ऐसी अलाउंस है कि जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर बोथ रीजन है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर अलाउंस दिया गया है आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया है, बाहर काम कर रहा है, गवर्नमेंट को सर्विसेज रेंडर कर रहा है, तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर अलाउंस मिलता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा, अब ऑप्शनल रिजीम हो या डिफॉल्ट रिजीम हो। करेक्ट,